हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी द रेडिकल क्लासेज में। एक बार फिर से हम टॉपिक कर रहे हैं अपना जियोग्राफी का कंटिन्यू, जिसका नाम अपना भारत की नदी प्रवाह तंत्र, यानी भारत की नदियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और कल हमने डिस्कस कर लिया था सिंधु नदी तंत्र, उत्तर भारत की सिंधु नदी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और सिंधु नदी के अंदर हमने सिंधु की सहायक नदी झेलम नदी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज सेकंड जो नदी है उसकी आप हेडिंग लगाएंगे, जिसका नाम है चेनाब नदी। कौन सी नदी? तो आज हम बेटा डिस्कस करेंगे किस कौन सी नदी के बारे में। दूसरी आपकी नदी है चेनाब नदी, द रिवर ऑफ चेनाब। चेनाब रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, चेनाब रिवर का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, कहाँ से वो निकलती है। तो आपने पढ़ा होगा बड़ा लाचा एक क्या है आपका झरना भी है, एक बड़ा लाचा झरना भी है, वाटरफॉल भी, और एक बड़ा लाचा दर्रा भी है। तो बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है और वहीं से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो इसका उद्गम पॉइंट लिखेंगे, ओरिजिन पॉइंट। उद्गम कहाँ से होता है इसका? तो इसका उद्गम बेटा होता है आपका, इसका ओरिजिन या ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, बड़ा लाचा दर्रा। और बड़ा लाचा दर्रा के पास के अंदर यहीं पे एक आपकी घाटी है जिसका नाम है लाहौल घाटी। कौन सी घाटी बेटा? लाहौल घाटी नामक एक जगह है जहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और लाहौल घाटी कहाँ पे आपकी? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, एचपी के अंदर है। सर ये लाहौल घाटी हमने सुना तो था, कहाँ पे सुना था? बिल्कुल आपने सुना था, सेब के उत्पादन के लिए फेमस है। सेब उत्पादन के लिए क्या है, ये फेमस है। कौन सी? आपकी लाहौल घाटी। आपका जो एप्पल प्रोडक्शन है, एप्पल प्रोडक्शन के लिए फेमस है लाहौल घाटी, लाहौल वैली। कहाँ पे आपकी? हिमाचल प्रदेश के अंदर। सेवों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे, जिसको आप कश्मीरी सेब के नाम से जानते हो, हिमाचली सेब के नाम से जानते हो। यहीं पे क्या होती है, पैदावार होती है, यहीं पे सेब का कल्टीवेशन होता है, लाहौल घाटी। उसी के पास में आपका दर्रा बना हुआ है जिसका नाम है बड़ा लाचा दर्रा, और वहीं से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। कौन सी नदी का? चेनाब नदी का। चलो सर आगे बात करते हैं। आपकी इसकी जो अंत होता है, इसका जो एंड होता है वो कहाँ पे होता है? इसका जो एंड होता है, अंत होता है, वो कहाँ पे होता है? एक जगह है पाकिस्तान के अंदर, मिथनकोट। कौन सी जगह है? मिथनकोट एक जगह है पाकिस्तान के अंदर, वहां पे इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। सर अंत कैसे होता है बेटा? सिंधु नदी के अंदर जाके मिल जाती है। कौन सी नदी के अंदर जाके मिल जाती है? मिथनकोट नामक स्थान पर। मिथनकोट नामक स्थान पर ये किस में मिल जाती है? सीधी जाके सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी के अंदर? सिंधु नदी के अंदर जाके मिल जाती है, सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। और 1180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है बेटा। कितनी कुल लंबाई इसकी कितनी है? 1180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यानी कि पंजाब पंचांतर के अंदर सिंधु के अंदर सीधी जाकर मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? आपकी चेनाब नदी। सिंधु नदी के अंदर जाके डायरेक्ट मिलती है। कहाँ पे? मिथनकोट नामक स्थान है पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे जाके किस में मिल जाती है आपकी चेनाब नदी? किस में मिल जाती है? सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद में देखो इसका जो उद्गम होता है बेटा, उद्गम होता है वो दो नदियों के द्वारा होता है। और उद्गम जब दो नदियों से होता है वो कैसे होता है, हम एक मैप से समझते हैं। देखो इधर आइए सारे, यहाँ पे आपका एक दर्रा बना हुआ है, यहां से दो नदियां निकल के आती है, और यहां पे ये दर्रा आपका जिसका नाम है बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचा दर्रा। और यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है चंद्रा नदी और एक का नाम है भागा नदी। तो दो नदियां हैं, चंद्रा नदी और भागा नदी, दोनों नदियां आती है और किसका निर्माण करती है? आगे जाके मिलके किसका निर्माण करती है? एक नदी का निर्माण करती है, जिस नदी का क्या नाम है, और ये नदी आके जाके किस नदी के नाम से जानी जाती है? चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है बेटा? चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। तो चंद्रा और भागा दोनों नदियां जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम है टिंडी। उस स्थान का क्या नाम है? टिंडी। और ये टिंडी कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश के अंदर है बेटा। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर टिंडी नामक स्थान पे जाके दोनों का क्या होता है? संगम होता है। दोनों का क्या होता है? मिलाप होता है, चंद्रा और भागा का। और किसके, देखो याद कैसे करेंगे सर, याद कैसे करेंगे? चंद्रा बड़ी बहन थी,
चंद्रा क्या थी, बड़ी बहन थी और वो भागी। चंद्रा भागी, क्या लेके भागी, टिंडी लेके भागी, और टिंडी लेके भागी और टिंडी के बदले उसको क्या खरीदने थे, चने खरीदने थे। क्या खरीदने थे, चने खरीदने थे और सेब खरीदने थे, चने और सेब खरीदने थे। बस यही आपकी ट्रिक है। बड़ी बहन थी चंद्रा और क्या लेके भागी थी, टिंडी। तो चंद्रा और भागी, टिंडी लेके भागी, और किसके बदले, चने के बदले। तो चना से चिनाब नदी, बड़ी बहन थी चंद्रा, चंद्रा क्या लेके भागी, टिंडी लेके भागी। और ये आपका टिंडी नामक स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश टिंडी नामक स्थान पे इन दोनों का संगम हो जाता है और वहां पे दोनों मिलकर किस नदी का निर्माण कर देती हैं, चिनाब नदी का निर्माण कर देती हैं। सेब और चने खरीदने थे, अरे सेब और चने यानी सेब कौन सी, लाहौल घाटी, बड़ा लाचा दर्रा किसके लिए फेमस है, सेब उत्पादन। लाहौल घाटी से किसके लिए फेमस है, सेब उत्पादन के लिए, एप्पल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इस प्रकार आगे नदी जाती है, किसके अंदर जाके मिल जाती है, सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। और उसका नाम क्या है, यहाँ पे किसके अंदर मिल जाती है, सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। और इस जगह का नाम है मिथनकोट। कौन सी जगह, मिथनकोट, पाकिस्तान के अंदर जाके किसमें मिल जाती है ये। टोटल किलोमीटर इसकी कितनी है सर, 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल। कितनी, 1180 किलोमीटर। किसके अंदर पूरी क्या करती है, भारत और पाकिस्तान दोनों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होती हुई किसमें प्रवेश करती है, ये आपके पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है। 1180 किलोमीटर इसकी टोटल आपकी लंबाई है, जहां पे इसका क्या होता है, प्रवाह होता है। अब देखो पाकिस्तान और अपने इसके बॉर्डर पे एक सभ्यता फैली हुई है। जब हम सभ्यता वाला टॉपिक करेंगे तब डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मांडा सभ्यता। तो इसके किनारे पे कौन सी सभ्यता है बेटा, मांडा सभ्यता। कौन सा सभ्यता है, मांडा सभ्यता भी इसी की नदी के किनारे आपकी फैली हुई है। इतनी बात आप ध्यान में रख लेंगे, अरे रख लेंगे ना। उसके बाद में इसके ऊपर कुछ परियोजनाएं बनी हुई है बेटा, कुछ परियोजनाएं बनी हुई है जो आपको मैंने बताया भी था। परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं, ट्रिक से मैंने आपको करवा रखा, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा जाके देख लें। बांध परियोजनाएं बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले आपकी बगलीहार परियोजना। कौन सी परियोजना, बगलीहार परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, बगलीहार दुल्हस्ती परियोजनाएं कौन सी नदी के ऊपर है, तो आपकी चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है बगलीहार और दुल्हस्ती परियोजनाएं। हो जाएगा याद, अरे हो जाएगा ना। तो ये अपनी चिनाब नदी थी, है ना। अब देखो चिनाब नदी के अंदर सो इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो इसका एक क्या मिलता है, इसका उपनाम मिलता है, जिसका नाम है, इसके उपनाम मिलते हैं कुछ हमें, इसके उपनाम मिलते हैं। एक तो वो चंद्रा और भागा दोनों की वजह से मिल गया, चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी, चंद्रभागा नदी। और दूसरी आपकी इसका एक नाम और फेमस है, अस्किनी नदी। कौन सी नदी, अस्किनी नदी। तो चंद्रभागा और अस्किनी दो उसके क्या है, उपनाम है। ये अपनी चेनाब नदी है टोटल। आप देखते हो चेनाब नदी का उद्गम होता है सर बड़ा लाचा दर्रा, लाहौल घाटी किसके लिए फेमस है, सेब उत्पादन के लिए फेमस है। आगे बात करें, मिथनकोट पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी के अंदर जाके मिल जाती है। 1180 किलोमीटर की टोटल लंबाई तय करती है। अपना जो मांडा आपकी संस्कृति इसी के किनारे बसी हुई है। चंद्रा और भागा दो धाराओं से मिलकर इस नदी का निर्माण होता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर चंद्रा और भागा दोनों संगम बनाती है। उस जगह का नाम आपका क्या, अरे संगम कहाँ पे बनाती है, वही टिंडी नामक स्थान पे। और आगे जाके किस में मिल जाती है, ये सिंधु घाटी। इस पे दो परियोजनाएं बनी हुई हैं, बगलीहार और दुल्हस्ती, और एक परियोजना और है जिसका नाम याद रख लेंगे, सलाल परियोजना। कौन सी, सलाल परियोजना। तीन परियोजना इस पे बनी हुई है, बगलीहार, दुल्हस्ती, सलाल परियोजना, है ना। सर अपनी दुल्हस्ती और सलाल परियोजना तो जम्मू एंड कश्मीर में, बिल्कुल बेटा। कैसे याद रखेंगे, बगल में हार, ऐसा देश जो अपने भारत के बगल में है और हारने के लिए फेमस है। अरे पाकिस्तान, वही नंगा पाकिस्तान जो बगल में अपने हारता रहता है एनी टाइम। सलाल, भारत माँ का लाल, किसकी सुरक्षा करता है, जम्मू एंड कश्मीर की सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार दो परियोजनाएं हमारी यहाँ पे। और दुल्हस्ती परियोजना हमारी हस्ती है किसकी वजह से, अपने भारत माँ के लाल की वजह से, जो सैनिक है उसकी वजह से। तो कहाँ पे ड्यूटी करता है वो, कश्मीर को बचाने के लिए वहाँ पे ड्यूटी करता है। तो वही सारी चीजें बांध वाले टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएंगी, बांध परियोजना वाले टॉपिक के अंदर। और इसका दो उपनाम है, चंद्रभागा और अस्किनी नदी। इस प्रकार हमारी चिनाब नदी क्या होती है, कंप्लीट होती है। 3 नंबर आप हेडिंग लगाएंगे, रावी नदी। इसकी सहायक नदियां है रावी नदी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 3 नंबर हेडिंग लगाएंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको। देखो 3 नंबर आपकी हेडिंग लगाएंगे आप, रावी नदी। देखो 3 नंबर हेडिंग लगाएंगे रावी नदी। और रावी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूं आपको। रावी
रावी रिवर। देखो रावी नदी का जो उद्गम होता है बेटा कहाँ से होता है, आपको मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, उसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका ओरिजिन होता है बेटा रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ सर हिमाचल प्रदेश के हमें दर्रे वाला टॉपिक अभी करवा दूंगा मैं ट्रिक के साथ। इसके ट्रिक है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं कि रोहित के बड़े किले पे हिम गिर गया, रोहित के बड़े किले पे हिम गिर गया, ये ट्रिक है। तो रोहित का मतलब हो गया रोहतांग, बड़े का मतलब हो गया बड़ा लाचा, किले का मतलब शिव किला, और ठीक है हिम का मतलब हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के फेमस दर्रे हैं, ट्रिक बता दूंगा मैं, अगले वाले क्लास डालेंगे उसमें आपको दर्रे वाले टॉपिक में ट्रिक के साथ मैं करवा दूंगा। आगे देखो रोहतांग दर्रे से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसका जो अंत होता है बेटा, इसका जो एंड होता है वो एंड कहाँ पे होता है, एक जगह है पाकिस्तान के अंदर सराय सिंधी। सराय सिंधी नामक आपकी पाकिस्तान के अंदर एक जगह है और वहां पे जाके क्या हो जाती है, इसका अंत हो जाता है। कौन सी नदी के अंदर जाके मिल जाती है, ये चिनाब नदी के अंदर जाके मिल जाती है। कौन सी नदी के अंदर, चिनाब नदी के अंदर जाके मिल जाती है। कौन सी नदी, रावी नदी। ठीक है, तो सराय सिंधी नामक स्थान में जाके मिल जाएगी। आगे हम बात करें सर इसकी टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र कहां से होगा, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। रावी नदी के बारे में अगर मैं बात करूं, इसकी उपनाम, इसका उपनाम है एरावत नदी। कौन सी नदी, एरावत नदी के नाम से इसको जाना जाता है, जो संस्कृत भाषा का एक आपका वर्ड है एरावत नदी। और इसके साथ में ही इसको एक रावी, देखो रावी के में किसका वर्ड आ रहा है, रावी, रवि। रवि क्या एक पुरुष होता है, रवि क्या होता है, एक पुरुष होता है, और पुरुष से याद रख लेंगे पुरुषनी नदी। कौन सी नदी भाई, रवि, रावी, रवि, रवि। रवि का मतलब पुरुष का, ऐसी नदी जो पुरुष का वर्ड देती हो, यानी पुरुष का प्रोनाउंसिएशन देती हो, तो पुरुष से नहीं, पुरुषनी नदी। तो रावी नदी के उपनाम हो गए। एरावत नदी इसको संस्कृत भाषा में बोला जाता है बेटा, संस्कृत भाषा का शब्द है एरावत। कौन सी भाषा का शब्द है, और पुरुषनी नदी इसको स्थानीय भाषा के अंदर बोला जाता है। ठीक है, तो आपकी उद्गम होता है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से, 724 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके ये सराय सिंधी नामक स्थान पे जाके किसमें मिल जाती है, चिनाब नदी के अंदर जाके मिल जाती है। इसका उपनाम हो गए एरावत नदी, पुरुषनी नदी। उसके बाद में बात करूं मैं, इसके ऊपर कुछ बांध बने हुए बेटा, इसके ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं, इसके ऊपर कुछ डैम बने हुए हैं जिसका नाम है थीन बांध, पंजाब के अंदर है बेटा। थीन बांध कहाँ पे है, एक होता है आपका तेग बहादुर बांध, गुरु तेग बहादुर बांध कहाँ पे बने हुए हैं, इसी नदी के ऊपर बने हुए हैं तेग बहादुर बांध। कौन सी नदी के ऊपर बने हुए बेटा, आपकी रावी नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कुछ, है ना। अब देखो आगे बात करूं मैं, पाकिस्तान में जब ये प्रवेश करती है, जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो वहां पे दो सभ्यताओं वाले वर्ड आपको याद रखने हैं। आपका लाहौर शहर कौन सी नदी के ऊपर बंधा हुआ है, लाहौर शहर, लाहौर शहर इस पे बना हुआ है। एक आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर पाकिस्तान में ये दोनों, तो हड़प्पा शहर और लाहौर शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। वही लाहौर वाला लाहौर वही रावी नदी है जहाँ पे हुमायूं की क्या हुई थी, मौत हुई थी। किसकी मौत हुई थी, हुमायूं की मौत हुई थी। लाहौर के अंदर उसका क्या बनाया था, फिर मकबरा बनवाया था, वही है। लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, लाहौर शहर बसा हुआ है। हड़प्पा शहर जो भारत की प्राचीन जो सभ्यता है, जो कि ओल्ड सिविलाइजेशन है, एंशिएंट जो सिविलाइजेशन है, वो हड़प्पा शहर, वो भी कहाँ पे बसा हुआ आपका, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। सर और कोई बात इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी ही है। थीन बांध और तेग बहादुर बांध इसके ऊपर बंधे हुए हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, और 724 किलोमीटर इसकी क्या टोटल लेंथ होती है। उद्गम इसका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है, 724 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके आपकी चिनाब नदी के अंदर जाके सराय सिंधी नामक स्थान पाकिस्तान के अंदर जाके किसमें मिल जाती है, ये रेड क्लिफ लाइन को पार करेगी बेटा, रेड क्लिफ लाइन को पार करेगी, तभी तो पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करेगी। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन के नाम के जाना जाता है। पाकिस्तान का लाहौर और हड़प्पा शहर भी इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। हड़प्पा आपकी प्राचीन सभ्यता का क्या है, स्थान है। प्राचीन सभ्यता में जब किसकी खनन हुआ था, किसका सभ्यताओं का, तो उसमें निकलने वाला शहर आपका हड़प्पा शहर, वो भी किसके किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं अगली नदी जिसका नाम है व्यास नदी। अगली जो नदी है, हेडिंग लगाएंगे नंबर 4 आपकी व्यास नदी।
देखो व्यास नदी की मैं बात करूं, नंबर 4 हेडिंग लगाएंगे व्यास। इंग्लिश में इसको ब्यास बोलते हैं, बियास रिवर। इंग्लिश वाला थोड़ा याद रखना, आगे हमारे काम में आएगा। कैसे काम में आएगा मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे इंग्लिश वाला वर्ड आपको काम में आएगा। देखो व्यास जो नदी है उसका सेम वहीं से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, जिसका नाम है आपका, उद्गम कहाँ से होगा, इसका उद्गम होगा सर वहीं रोहतांग दर्रा से। कौन सी दर्रा से, रोहतांग दर्रा से होता है। और रोहतांग दर्रा के पास में कुंड बना हुआ है जिसका नाम है व्यास कुंड। कौन सा कुंड बना हुआ है, व्यास कुंड नामक स्थान, रोहतांग दर्रा के पास एक कुंड बना हुआ है व्यास कुंड, वहीं से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और कहां पे, हरि के बेराज नामक स्थान पे। इसका अंत कहां पे होगा, इसका एंड कहां पे होगा, हरि के बेराज। हरि के बेराज नामक स्थान है, और वहां पे जाके किस में मिल जाती है, आपकी सतलुज नदी के अंदर जाके मिल जाती है। कौन सी नदी के अंदर जाके मिल जाती है, नामक स्थान पर सतलज नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। इसकी टोटल सर लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई बेटा अप्रोक्सीमेट होती है आपकी 470 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 470 किलोमीटर होती है। केवल भारत के अंदर क्या होती है, प्रवाह होती है। रोहतांग दर्रा भी कहां पे है, भारत के अंदर है। हरि के बेराज नामक हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे, वहां पे जाके किस में मिल जाती है, सतलज नदी के अंदर मिल जाती है। तो भारत के अंदर इसका क्या होता है, प्रवाह क्षेत्र होता है। हिमाचल प्रदेश पंजाब के अंदर इसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर इसका क्या होता है, प्रवाह क्षेत्र होता है। अब देखो सर कैसे होता है, क्या होता है, अभी बात करते हैं हम इसकी थोड़ी सी, किससे, डायग्राम से समझते हैं। देखो यह आपका व्यास कुंड है, और व्यास कुंड से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है आपका व्यास, और इधर से रिवर आ रही है जिसका नाम है आपका सतलुज। ये आपकी रिवर है कौन सी, सतलुज। सतलुज नदी है, और ये आपकी कौन सी नदी है, व्यास नदी। कौन सी नदी है, व्यास नदी। अब देखो क्या होता है, ये मिलती है ना यहाँ पे, इस जगह का नाम है आपका हरि के बेराज, और इसी जगह पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरि के बेराज बांध। हरि के बेराज बांध। अब देखो जब ये व्यास नदी जब व्यास कुंड से निकलती है, तो यहाँ पे एक जगह आती है जिसका नाम है मंडी शहर। यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है मंडी शहर। कौन सा शहर, हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है सर, व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी जगह से निकलेगी, व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, यहाँ पे रोहतांग दर्रा के पास में कौन सा कुंड बना हुआ है, व्यास कुंड बना हुआ है। और यहां से जब निकलती है तो 470 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके, और कहां पे जाके मिल जाती है, सतलुज नदी के अंदर मिल जाती है। और सतलुज नदी कहां से निकलेगी, मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से निकलेगी। कौन सी जगह से निकलेगी, मानसरोवर झील से निकलेगी। और वहीं से निकलते हुए इंडिया में जब प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रे से, अगले सतलुज नदी में पढ़ेंगे हम, सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है सतलुज नदी, है ना। तो वो आगे की बातें हैं, वहां से निकलती है और कहां पे, हरि के बेराज, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों के बॉर्डर के पास में हरि के बेराज नामक स्थान पे जाके ये दोनों मिल जाती हैं। और यहीं पे इसका क्या हो जाता है, इसका सफर खत्म हो जाता है, व्यास नदी का सफर। और इसके किनारे हिमाचल प्रदेश का एक शहर है मंडी शहर, जो बहुत ही फेमस है। मंडी शहर किसके किनारे बसा हुआ है, आपकी व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। सर और क्या इंपॉर्टेंट है सर, सतलुज नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। पंडोह बांध बना हुआ है सर। और क्या बना हुआ है, एक बांध और बना हुआ है जिसका नाम है पोंग बांध। कौन सा बांध है, पोंग बांध। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं व्यास नदी के बारे में। कौन कौन सी, व्यास कुंड से निकलेगी,
मंडी शहर किसके किनारे है, पंडोह बांध किसके किनारे है, पोंग बांध किसके किनारे है, हरि के बिराज किसके किनारे है। कौन सी सारी चीजों का आंसर एक ही होगा, व्यास नदी। सर इसका कोई उपनाम है क्या, बिल्कुल है सर, इसका उपनाम है विपाशा नदी। नालायको विपाशा बसु नहीं है, विपाशा नदी है ये, विपाशा नदी। हाँ हाँ, तो व्यास नदी। विपाशा बसु को देख के प्यास लगने लगी ना, हाँ तो वैसे याद कर सकते हो कि विपाशा नदी को देख के प्यास लगी, प्यास से व्यास, प्यास से व्यास हो जाएगी, ट्रिक बना सकते हो खुद ही। तो इसका उपनाम क्या है, विपाशा नदी। पहले इसको विपाशा नाम से जाना जाता था, उसके बाद में मॉडिफाई किया गया इसको किस नाम से, व्यास नदी। कहाँ से निकलेगी, व्यास कुंड से। आगे हम बात करते हैं बेटा सतलुज नदी, किस में जाके मिल रही है, सतलुज नदी के अंदर जाके मिल रही है। चलो सर आगे बात करते हैं, आपकी विपाशा को छोड़ो, यहाँ पे बात करते हैं सतलुज की, बात करते हैं। नंबर 5 आपकी नदी है सतलुज नदी। देखो नंबर 5 आपकी पंजाब पंचतंत्र की नदी है जिसका नाम है सतलुज नदी। इंग्लिश इसकी थोड़ी सी ध्यान रख लेंगे, इसको सतलेज बोलते हैं बेटा, इंग्लिश वालों ने जीना हराम कर रखा है। सतलेज नदी, सतलुज नहीं लिखा जाएगा इंग्लिश में, सतलेज लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ सर, उद्गम कहाँ से होता है भाई, कहाँ से निकलती है बेटा, तिब्बत के अंदर एक जगह है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के किनारे एक ग्लेशियर बना हुआ है जिसका नाम है राकसताल ग्लेशियर। कौन सा, राकसताल हिमनद। कौन सी झील, मानसरोवर झील। अरे कैलाश पर्वत बम बम भोले वाली झील, तिब्बत, है ना। तो चाइना वालों को जाके डरा सकते हो, हमारे बम बम भोले की जगह है कैलाश पर्वत मानसरोवर झील, हम लेंगे, है ना, डरा सकते हो जाके आप। तिब्बत, तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील है, उसके किनारे आपका हिमनद बना हुआ है, ग्लेशियर बना हुआ है, राकसताल, वहां से जाके क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कालाबाग। इसका अंत कहाँ पे होगा, इसका अंत बेटा होता है कालाबाग। पाकिस्तान के तो बाग भी काले हैं। कालाबाग पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी के अंदर जाके मिल जाती है। कौन सी नदी, सतलुज नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होगा बता देंगे सर, राकसताल हिमनद, राकसताल ग्लेशियर, मानसरोवर झील, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। पाकिस्तान में जाके इसका क्या होता है, एंड होता है। तो उड़ के तो जाएगी नहीं, भारत से जाएगी सर। भारत में बताओ कहाँ से प्रवेश करती है, तो भारत में बेटा प्रवेश करती है आपका सिप किला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश से क्या करती है, ये प्रवेश करती है। और कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, टोटल डिस्टेंस कवर करती है, यहां से चलती है और यहां तक जब आती है तो इसकी कुल लंबाई होती है कितनी, 1450 किलोमीटर। कितनी कुल लंबाई कितनी होती है इसकी, 1450 किलोमीटर। सर हमें तो इंडिया वाली बताओ, इंडिया वाली बेटा होती है 1050 किलोमीटर। भारत में इसकी कितनी लंबाई होगी, 1054 भी मिलती है कहीं पे, लेकिन 1050 के समथिंग होती है, क्योंकि प्राकृतिक मतलब 4-5 किलोमीटर क्या होती है इसकी प्राकृतिक भी बनती है, यानी डेल्टा वगैरह का निर्माण करती है। तो वो एरिया अगर कवर ना करें तो कुल लंबाई भारत में इसकी 1054-1050 के समथिंग मिलती है। लंबाई आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। पंजाब पंचतंत्र की सबसे लंबी नदी है, पंजाब पंचतंत्र की सबसे लंबी नदी, नोट डाउन करके लिख देंगे, पंजाब पंचतंत्र की सबसे लंबी नदी है बेटा, भारत की नहीं है, पंजाब पंचतंत्र। पंजाब पंचतंत्र में कौन कौन सी आएंगी, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, और आपकी एक और कौन सी बच गई, अरे झेलम, उसके बाद में चेनाब, उसके बाद में रावी, व्यास और सतलुज। 5 नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सतलुज नदी है। कहां से निकलेगी, राकसताल से निकलेगी, कालाबाग जाके क्या हो जाएगी, इसका एंड हो जाएगा। सिपकिले दर्रे से हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है, भारत में प्रवेश होता है। 1450 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। भारत में 1054-1050 के समथिंग क्या करती है, ये डिस्टेंस कवर करती है। उसके बाद में पंजाब पंचतंत्र की सबसे बड़ी है। सर इसके किनारे और क्या बसा हुआ है, इसके किनारे सर 2 शहर बसे हुए हैं पंजाब के, लुधियाना और फिरोजपुर। लुधियाना और फिरोजपुर 2 आपके शहर हैं।
किसके? पंजाब के। और वो किसके किनारे बसे हुए हैं? आपकी सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं। सर और कोई बात? और कोई बात सर अभी बता दें, यहाँ पे 2 परियोजनाएं चलती हैं, नाथपा झाकरी परियोजना और एक आपकी रामपुर परियोजना। 2 प्रोजेक्ट यहां पे चलाए गए हैं, नाथपा झाकरी परियोजना और आपकी रामपुर परियोजना। सर और कोई इंपॉर्टेंट बात इस पे? सर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भी इसी नदी के ऊपर है। कौन सी? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल बांध भी कौन सी नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर बंधा हुआ है। सर याद कैसे करेंगे? ट्रिक, नाथपा झाकरी परियोजना, रामपुर परियोजना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप याद रख लेंगे ना, भाखड़ा नांगल इंपॉर्टेंट है। ऐसा बांध बनाया जिसपे भंगड़ा कर रहे हैं, ऐसा बांध बनाया जिसपे भंगड़ा कर रहे हैं और भंगड़ा कर करके उसको गला दिया, भंगड़ा कर करके उसको गला दिया और गल के वो क्या हो गया? लूज हो गया। गल के क्या हो गया? वो लूज हो गया। बांध वाली टॉपिक के अंदर ट्रिक बताई हुई है मेरी। भाखड़ा कौन करते हैं? पंजाबी लोग करते हैं, पंजाब वाले। और हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है? प्रवेश होता है। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आपका राजस्थान और हरियाणा दोनों, यानी 4 स्टेट इसके क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। भाखड़ा भंगड़ा कर रहे थे, डांस कर रहे थे, भंगड़ा डांस, उसको लूज कर दिया, गला दिया, उसको गलाने से नांगल लूज कर दिया, सतलुज नदी। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी के ऊपर बंधा हुआ है। मेरी ट्रिक बताई हुई है, वहां जाके आप देख लेंगे। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भी किस पे? आपकी सतलुज नदी पे है। कौन कौन से स्टेट? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आपका हिमाचल प्रदेश, 4 राज्य हैं, इससे लाभान्वित होते हैं। आगे अगर मैं बात करूं सर इसके कुछ उपनाम है क्या? बिल्कुल सर, इसके उपनाम है। सर कौन कौन से बताइए जरा। नारी खारसेन, तिब्बत के अंदर इसको बोला जाता है बेटा क्या? नारी खारसेन बोला जाता है। तिब्बत के अंदर इसको नारी खारसेन बोला जाता है। और इसका जो प्राचीन नाम है बेटा, इसका जो प्राचीन नाम है सतुद्री नदी। सतुद्री नदी इसका क्या है? प्राचीन नाम है। नारी खारसेन इसको किस में बोला जाता है? तिब्बत के अंदर इसको नारी खारसेन बोला जाता है। सतुद्री नदी इसको किस में बोला जाता है? संस्कृत भाषा में प्राचीन नाम है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सतलुज नदी के बारे में पढ़ ली। उसके बाद में किस में जाके मिल जाती है? ये आपकी कालाबाग नामक स्थान पे सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, अब देखो अपनी पंचतंत्र वाली पूरी नदियां कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, पंचतंत्र की सारी नदियां हमने कंप्लीट कर ली। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो 5 नदियों से तो बन गया पंजाब, 5 नदियों से तो बन गया पंजाब। अब 2-2 नदियां हमने पढ़ी थी, है ना, जैसे आपकी सिंधु और झेलम। अब उन दोनों नदियों के बीच में तो कोई जगह बनेगी, उस जगह को बोलते हैं दोआब। 2 नदियों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? दोआब। अब कुछ इंपॉर्टेंट दोआब है भारत के, वो देख लेते हैं इसके साथ साथ ही। तो अगली हेडिंग लगाएंगे उत्तरी भारत के दोआब। सिंधु नदी के कारण जो बनने वाली दोआब है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बनने वाले जो दोआब हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो तो उत्तरी भारत यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बनने वाले जो दोआब हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप हेडिंग लगाएंगे दोआब। दोआब क्या होता है बेटा? दोआब क्या होता है? इंग्लिश में भी ये लिखेंगे इसको, है ना। हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों ने भी कॉपी करने की कोशिश की। 2 + आब, 2 + आब। 2 का मतलब होता है 2, 2। आब का मतलब होता है बेटा नदी। तो 2 नदियों के बीच में जो जगह होती है, मान लो एक नदी आ रही है ये और एक नदी आ रही है ये, इन दोनों नदियों के बीच में जो जगह बनेगी, जो भूमि है, जो लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज नोन एज दोआब। 2 नदियों के बीच की जगह जो भूमि होती है उसको दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छोटी सी बात है। अब देखो भारत के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी दोआब से बनी हुई। देखो मैप से पढ़ेंगे बेटा मैप से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं, सिंधु नदी आती है ऊपर से, कहीं से भी ले आओ। अब तो ये आपकी सिंधु नदी आ गई। उसके बाद में एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। कौन सी? झेलम। उसके बाद में एक नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाब। उसके बाद में एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका रावी। और एक फिर रिवर निकलती है जिसका नाम है व्यास।
और एक रिवर निकलती जिसका नाम है इधर से सतलुज। कौन सी नदी? सतलुज नदी। यही नदियां हैं, अभी तक हमने इतनी पढ़ी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो सिंधु और झेलम, इन दोनों नदियों के बीच में जो आपका दोआब क्षेत्र बनेगा उसको बोला जाता है सिंधु या फिर सिंध दोआब। कौन सा दोआब? सिंध दोआब। सर याद कैसे रखेंगे? कौन सी जोर वाली बात? सिंधु से सिंध दोआब, सिंधु से बनने वाला सिंध दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में आपका दोआब बने उसको बोलते हैं चाज दोआब। लो सर, कौन सा दोआब? चाज दोआब। सर याद कैसे करेंगे? ट्रिक बताओ। अभी बता देते हैं। च से चनाब और जय से झेलम, चनाब का लो च और झेलम का लो जय, बन गया चाज, दोआब बन गया, हो जाएगा याद। सर रावी और इसके बीच में बताओ, बता देते हैं। रावी का पकड़ो रे और चनाब का पकड़ो चना, रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना दोआब। कौन सा दोआब? रावी का रे, चनाब का च, रावी का रे और चनाब का चना, रचना। कौन सा दोआब? रचना। रे से रावी, चना से चनाब नदी, हो जाएगा। इंग्लिश में इसको रेचना बोलते हैं, बस इन्होंने काम खराब कर रखा। रेचना दोआब, सीबीएसई बोर्ड वालों ने। व्यास और रावी के बीच में, व्यास और रावी के बीच में, यहाँ पे इंग्लिश काम में आएगी, यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश काम में आएगी। व्यास वाला बी पकड़ो बेटा। क्या पकड़ो? व्यास वाला बी, और बी से पकड़ेंगे बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब। व्यास का पकड़ा ब, रावी का पकड़ा रे, बारी, बारी दोआब। किस किस के बीच में? व्यास और रावी नदी के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोआब से पक्का क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। व्यास और सतलुज, इससे भी पकड़ेंगे, वो इंग्लिश वाला, इसको बोलते हैं बिस्त दोआब। कौन सा दोआब? बिस्त दोआब। सतलुज का पकड़ा एसटी सत, और ब्यास का पकड़ा बी, बिस्त दोआब। किस किस के बीच में? बी से ब्यास, सत से सतलुज। बिस्त दोआब किन दो नदियों के बीच में है? आपका ब्यास और सतलुज के बीच में। अगर उधर समझ में नहीं आ रहा तो इधर लिख देता हूं, परेशान मत होना भाई। सबसे पहला आपका दोआब है सिंध दोआब। सिंध दोआब कौन सी दो नदियों के बीच में? आपका बता देंगे सर, सिंधु और झेलम। सिंधु प्लस झेलम। उसके बाद में 2 नंबर आपका दोआब हमने पढ़ा था, कौन सा? चाज दोआब। बता देंगे कौन कौन सी नदी? च से चिनाब, जय से झेलम। अगला पढ़ा था रचना दोआब। बता देंगे रे से रावी और चना से चिनाब। अगला पढ़ा था हमने बारी दोआब। बारी के अंदर आ रहा है बा और री, तो ब्यास और रावी। अगला पढ़ा था अपने बिस्त। तो बिस्त दोआब बता देंगे सर, बी से ब्यास और सत से सतलुज। इस प्रकार हमारे दोआब वाला टॉपिक यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों से जो प्रवाह तंत्र बनने वाला था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से जो दोआब आपका क्या बनेगा, प्रवाह क्षेत्र। वो अगर ये क्लास पसंद आ गई तो इसको लाइक कर दो बिना बोले, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और नेक्स्ट क्लास जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए सब कुशल मंगल रहो और हंसते खिलते रहो। थैंक यू।